दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीगी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेटर थे उनके बारे में कुछ कमेंट्स दिए। वो कमेंट्स ये थे कि अगर इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रुकावट ना होती तो ये जो मंगी साहब हैं इनके ऊपर हम आज कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये उस एक्शन के काबिल हैं। मैं उस ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। नहायत ही एहतराम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसी सियासी जमात की जानिब से नहीं आ रहा, ये पटिशनर किसी के जानिब से नहीं आ रहा, ये ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अपने कमेंट्स हैं उस शख्स के बारे में जिनको कि हम ये पटिशनर किसी के जानिब से नहीं आ रहा, ये ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के अपने कमेंट्स हैं उस शख्स के बारे में जिनको कि हम इससे कबल के सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स हैं, उनको हमें बताया गया कि आप इनको हीरे तस्लीम करें। तो ये जो हीरे हैं माशाल्लाह, ये इनकी जानिब से ये भी पता चला सुप्रीम कोर्ट से कि नैब जो है वो तो वफात पा गया है, जबकि जो जस्टिस जवाद एस ख्वाजा थे उन्होंने पूरी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऊपर अपने जो कुछ थोड़ी देर उनकी चीफ जस्टिस शिप चली उसमें उन्होंने बहुत फोकस किया और तमाम वो मामलात जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से मुतालिक थे, चाहे वो उनके केस लोड थे, चाहे उनकी प्रोसिक्यूशन थी, उनके ऑर्गेनोग्राम थे, उनकी अथॉरिटीज़ थी, प्ली बार्गेनिंग थी, ये तमाम मामलात पर उनके ऊपर एक बड़ा डिटेल ऑर्डर पास किया जिससे ये 150 और उसके बाद 29 ऐड करके 179 मेगा केसेस का एक सिलसिला चल निकला। तो फिर हमें पता चला कि जी अब सुप्रीम कोर्ट के मेयार के मुताबिक ये जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है ये अब ठीक काम कर रहे हैं, इसको पटरियों पे चढ़ा दिया गया है। तो हम सब ने कहा कि जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसी कुछ देर बाद पता चला सुप्रीम कोर्ट से नहीं जी वो पटरियों पे नहीं चढ़ी, अब वो वफात पा गई है। जब वो वफात पा गई तो जब JIT के केसेस प्रोसेस करने के लिए इनको रिपोर्ट भेजी गई तो पता चला कि रिपोर्ट जो है वो उसमें वो नाकस है। इस हद तक के तमाम जो ज़रूरियात थी उस रिपोर्ट में पूरी करने की वो कायम ही नहीं की गई थी। और इस ज़मीन में मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ, वो जो वॉल्यूम 10 का बहुत बड़ा हवा बनाया गया था कि इसमें जो है ना ख्वाजा हारिस साहब के हाथ लगे तो उनका रंग पीला पड़ गया, उन्होंने ऐसे जैसे कोयले छू लिए, उनकी टांगें कांपने लगी, लरस गई, झूठ फरेब गलत बयानी, वो आज उस दिन भी वो खोखला था, आज भी वो खोखला है। जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने रेफरेंसेस दायर किए हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, उनमें ये लिखा हुआ है कि ये इस सिनेरियो में यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जो रेफरेंसेस हैं उनमें फैक्ट नहीं है, उनमें लफ्ज़ है पैरा 5 में सिनेरियो। इस सिनेरियो यानी इस कहानी में या इस तर्ज में जो है ये इंटरम रेफरेंसेस है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम 10 में से हमें कुछ मिला नहीं, वो खोखला है। आप पढ़ लीजिएगा, रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। कहते हैं जिसको चाहिए तो मैं आपको कॉपी फराहम कर देता हूँ। तो वो जो इंटरम रेफरेंसेस हैं उसमें नैब को ज़रूरत पड़ी कि वो सऊदी अरेबिया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट भेजें, जबकि जो हमने पढ़े JIT की रिपोर्ट उसमें पहले से ही सऊदी अरेबिया की म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस लिखी हुई थी। तो वो फिर क्यों ज़रूरत पड़ी एक मुर्दा अदारे को फिर से क्यों जगाना पड़ा, जहमत क्यों देनी पड़ी कि उसको खड़ा करके तो उससे फिर ये काम जो हीरे नहीं कर सके वो एक मुर्दे से करवाने पड़े, एक सवाल है। और उसका फिर क्या नतीजा निकला आज तक ये भी नहीं पता। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी FIA और नैब के पास, उसको शामिल करने के लिए कहा गया। तो वो एक अजीब तगोदो चली है जिसमें आखिरकार नैब की जो अदालत है उन्होंने वो रेफरेंसेस वापस कर दिए कि ये इनकम्प्लीट है, जिनके ऊपर आज दोबारा से समाअत हुई है। तो लेकिन ये भी चले ये एक पूरी दास्तां है, लेकिन आप ये बात देखें कि आपके ख्याल में अगर इन जो पनामा के नाम से केसेस चलाए गए जिसमें नवाज शरीफ साहब का नाम सिरे से ही नहीं था, ये जो यहाँ पर उनकी कंपनी जो पार्टनर थी उमर चीमा साहब ने अप्रैल की 4 तारीख को न्यूज़ अखबार में ये छापी कि मैंने इनको कहा था कि आप ना डालें, नवाज शरीफ का नाम नहीं है पनामा पेपर्स में। और आखिरकार में ICIJ को भी उनका नाम अपनी वेबसाइट से उतारना पड़ा और कहा कि जी ठीक है ये सिर्फ बच्चों तक महदूद है। तो ये एक स्टंट चलाया गया था इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम डाल के, जो अब तस्लीम हो चुका है। लेकिन आप मज़े की बात देखें कि उसमें तो नहीं था, तो ना शेख रशीद के नाम से, ना इसराजुल हक के नाम से, ना इमरान खान के नाम से कोई अपनी पटिशन में अकामे का जिक्र था। लेकिन क्या पता चला कि जी ना करप्शन, ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना कमीशन, ना किकबैक,
نہ کسی قسم کے اثاثے چھپانے، نہ ٹیکس چوری کرنا. وہ پیسے جو اپنے ہی بیٹے سے نہیں لیے تھے اس کو اثاثہ ڈکلیئر کر کے، جو کہ ہمارے انکم ٹیکس لاء میں یہ اجازت ہی نہیں ہے سیکشن 12 کے تحت، صرف وہ انکم تسلیم ہوتی ہے جو وصول کی جائے، اس کے اوپر جو ہے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو جو ہے 62(1)(f) کے تحت فارغ کر دیے. جبکہ اپنے نوٹ میں جسٹس عظمت سعید نے، شیخ عظمت سعید صاحب نے پیرا 37 میں یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ جو اوپر میں نے مثالیں دی ہیں، ججمنٹس دی ہیں، ان کے علاوہ اگر 62(1)(f) استعمال ہوگا تو وہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے برابر ہوگا. یہ ان کے لفظ ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، پیج 299 پہ یہ پیرا 37 ہے ان کی ججمنٹ کا. تو میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے کچھ کو کر کے، یہ سارا پہلے جمالی والا، پھر لاک ڈاؤن، پھر فریولس، پھر دوبارہ فریولس، پھر یہ دوبارہ انویسٹیگیشن، پھر کھوسا صاحب والی، یہ سارا کچھ دیکھ کر کے اب کیا پتہ چل رہا ہے کہ 30-32 سال پہلے جو کیسز دفن ہو چکے تھے، جو کہ یہ پلاٹ الاٹمنٹ والا ہے، وہ نکال کے قبریں اب کھود کے نئے نئے کیس بنائے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیسپریشن کی نوعیت کیا ہے. اگر ذرا سی بھی توقع ہوتی، یہ جو پیناما کا ایک یہ سٹیپل ڈائٹ بنا دی ہے قوم کی، ایک لان تان کی، ایک سٹنگ گورنمنٹ کی، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی، روز آئے جاڑے تقریریں اور یہ عدالتوں کے چکر اور یہ فلانا ہو گیا، آج فلانا ہو گیا، اور سنسنی کیس اور بریکنگ نیوز. اور آج کیا پتہ چل رہا ہے کہ جناب وہ اب 30-32 سال پرانے کیس دوسرے والے کھڑے کیے جا رہے ہیں. تو یہ عوام کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی کیس کی بنیاد ہے ساری. اور اس میں جو یہ نئے پاکستان کی طرف ہم دعوے کرتے تھے، در حقیقت یہ ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمیں پرانے پاکستان کی تصویر دکھائے چلے جا رہا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ اس ڈگر پہ ہم چلتے رہیں، کیونکہ جو پرانا پاکستان تھا اس میں تو اسکائی لیب بھی کرتی تھی، اس میں تو جو لفظ جھلو مشہور ہوا ہے وہ بھی تھا، اس میں ہم نے حمایت یافتہ بھی دیکھا. تو وہ اب آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ کسی شخص واحد یا کرپشن یا کسی جماعت نہیں، یہ تو اب جب کہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ تو سارا سلسلہ پبلک کے ساتھ آمنے سامنے ہو جانا ہے. تو اس پاکستان کو اس ڈگر پہ نہ لے کے جائیں. ہم یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس پبلک کے ساتھ آخرکار جو ہے نا چیزیں آمنے سامنے آ جائیں، کیونکہ ووٹ تو صرف لیڈران نے نہیں ڈالنا، ووٹ تو عام پبلک نے ڈالنا ہے. تو خدا را کچھ اس کے بارے میں سوچیں، اس ملک پہ رحم کریں. بہت شکریہ. نون لیگی رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پٹیشن کسی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں ہے، سپریم کورٹ کے اپنے کامنٹس ہیں.